हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस कैंपस मंडार के यूट्यूब चैनल में। हम लेकर आए हैं आपको 11th क्लास की केमिस्ट्री का प्रथम लेसन रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। दोस्तों, आपने अब तक पढ़ा परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या। अब आगे कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं आप। देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं आप परमाणु द्रव्यमान। आज पढ़ रहे हैं आप परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। परमाणु द्रव्यमान पढ़ेंगे। दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान की कई परिभाषाएं बनी हैं, अब तक आती रही हैं। कभी हाइड्रोजन को आधार मान के दी गई, कभी ऑक्सीजन को आधार मान के दी गई, कभी क्लोरीन को आधार मान के दी गई। लेकिन वर्तमान में जो परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा जो विदित है वो कार्बन के समस्थानिक, जिसका द्रव्यमान 12 होता है, को आधार मानकर दी गई है और वही मान्य है। तो क्या है दोस्तों, किसी भी तत्व का एक परमाणु, किसी भी तत्व के एक परमाणु का भार उतना ही होता है जितना कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम के 1/12वें भाग से जितना गुना होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि किसी भी तत्व के परमाणु का भार कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम के 1/12वें भाग से जितना गुना होता है, वही उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तत्व का परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम से 1/12वें भाग से जितना गुना होता है, वही उस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान होता है। किसी भी तत्व का एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम के 1/12वें भाग से जितना गुना होता है, वही उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान हम बता रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, काम आएंगे। न्यूमेरिकल्स कुछ होते हैं हल, उनको हल करने के लिए एक तरफ अपन तत्व का नाम लिख देते हैं, तत्व का नाम, एक तरफ प्रतीक लिख देते हैं और एक और परमाणु द्रव्यमान लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूरी है कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान याद रखना जो न्यूमेरिकल्स हल करने में काम आते हैं। मैं यहाँ कैलकुलेशन की दृष्टि से जो अपन काम में लेते हैं उतने ही परमाणु द्रव्यमान लिखूंगा। जैसे अपन बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 1.00। इसी प्रकार हाइड्रोजन के बाद हीलियम है, पर काम बहुत कम आता है। उसके बाद में लिथियम, ये भी बहुत कम काम आता है। मैं वही बता रहा हूँ आपको जो बहुत रेगुलरली काम आते रहते हैं। इसके बाद बेरिलियम कम काम आता है, बोरोन भी बहुत कम काम आता है। कार्बन जो बहुत ज़्यादा काम आता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान पढ़ेंगे, ये होता है 12.0। नाइट्रोजन, ये भी काम आता है, N 14.0 होता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है, इसका द्रव्यमान भी याद रखना, जो बहुत ज़्यादा काम आता है। प्रतीक O होता है, परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। फ्लोरीन काम बहुत कम आता है, नियोन भी बहुत कम काम आता है। सोडियम
बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी काम आता है बहुत ज़्यादा। Na, इसका जो द्रव्यमान है वो 23 है, ये भी काम आता है। अपॉइंट दशमलव के बाद में जिनका काम आएगा वही लिखेंगे हम। मैग्नीशियम, ये भी काफ़ी काम आता है। मैग्नीशियम Mg, इसका परमाणु द्रव्यमान 24 होता है। दोस्तों, ये कुछ तत्व हैं, उनके नाम, प्रतीक और उनके परमाणु द्रव्यमान हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो आगे चल के कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको हल करने में बहुत मददगार होंगे। तो ये हमें याद करने होते हैं, रिमेंबर याद करने होते हैं, ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको याददाश्त में बनाए रखना ज़रूरी है, रटने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाते हैं। आप बार बार इन्हें देखते रहेंगे, काम आते रहेंगे। तो और कुछ हैं जो काम में आते हैं, लगभग परमाणु क्रमांक 30 तक के मैं साइड में लिख देता हूँ। और एल्युमिनियम, इसका प्रतीक Al होता है और परमाणु द्रव्यमान इसका 27 होता है। और सिलिकॉन जो काम नहीं आता, बहुत कम काम आता है। सिलिकॉन बहुत कम काम आता है। तत्व का नाम, प्रतीक और परमाणु द्रव्यमान। देखिए, फास्फोरस काफ़ी काम आता है, प्रतीक P होता है, परमाणु द्रव्यमान 31 होता है। सल्फर, जिसे गंधक भी बोलते हैं, प्रतीक S होता है, परमाणु द्रव्यमान 32 होता है। क्लोरीन इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा याद रखना है इसका परमाणु द्रव्यमान। इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5। 35 आर्गन का याद रखना, याद नहीं, जरूरी नहीं होता। पोटेशियम का जरूरी होता है। पोटेशियम प्रतीक होता है K, और इसके जो समस्थानिक होते हैं 39 भी होता है, 40 भी होता है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान पोटेशियम का जो होता है वो 40 होता है। कैल्शियम इम्पोर्टेंट है, इसका परमाणु द्रव्यमान भी 40 होता है। और उसके बाद में जो कुछ तत्व आते हैं वो बहुत कम काम में आते हैं, रेयर काम आते हैं, बहुत कम, जिनमें कि मैं बता देता हूँ। जैसे लोहा है, आयरन, आयरन है Fe56 होता है। क्रोमियम, और बीच में लिख देते हैं क्रोमियम, काम बहुत कम आता है, 52। मैग्नीज भी बहुत कम काम आता है। लोहा हो ही गया। कोबाल्ट काम नहीं आता। कॉपर बहुत काम आता है। कॉपर Cu प्रतीक होता है, 63.5 होता है। ये तत्व हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान दे रखे हैं, और इन द्रव्यमानों को कुछ को हमें बहुत ज़्यादा जरूरी होता है याद करना। इसी प्रकार जैसे अपन सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर और काफ़ी पर काम आता है। सिल्वर Ag 108 होता है। तो ये कुछ तत्व हैं, उनके परमाणु द्रव्यमान हैं जिन्हें हमें मेमोरी में बनाना होता है। और ये कुछ न्यूमेरिकल्स जो आएंगे उन्हें हल करने में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जिन्हें याद करना ज़रूरी है।
एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करें इनको। उसके बाद में हम कुछ न्यूमेरिकल्स हल करा रहे हैं। हो गया? ओके। तो ये आपका परमाणु द्रव्यमान हुआ। किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना कार्बन समस्थानिक के 12 ग्राम के 1/12 भाग से जितना गुना भारी होता है वो तत्व, वही उस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान होता है। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान, अब तक आप पढ़ रहे थे परमाणु द्रव्यमान, अब पढ़ रहे हैं आप आणविक द्रव्यमान। मॉलिक्यूल, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। आणविक द्रव्यमान पढ़ेंगे। आणविक द्रव्यमान में क्या पढ़ेंगे? देखिए, किसी भी यौगिक के अणु या कोई अणु है जिसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग, किसी अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग उस अणु का आणविक द्रव्यमान कहलाता है। दोबारा से सुने, किसी अणु में, चाहे वो यौगिक है, उस यौगिक का अणु है, किसी भी अणु में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग उस अणु का आणविक द्रव्यमान कहलाता है। दोबारा से सुने, मान के चलो ये कोई उदाहरण से समझें। जैसे जल का अणु है H2O, इस अणु का या जल के एक अणु का हमें आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो ध्यान रहे, यहाँ हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है एक परमाणु का वो 1 होता है, और यहाँ परमाणु कितने हैं? 2 हैं, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो 16 है, और ऑक्सीजन के परमाणु कितना है? 1। तो 2 एकम 2 प्लस 16 एकम 16, इस प्रकार से ये हो जाएगा 18। देखिए, परमाणु द्रव्यमान को जब ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उसे ग्राम परमाणु भार या इसे कहेंगे ग्राम अणु भार। ग्राम परमाणु भार कह दो, ग्राम अणु भार कह दो, मोलर द्रव्यमान कह दो, बात एक ही होती है। एक मोल पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वो उसका मोलर द्रव्यमान है, बाद में पढ़ेंगे जब मोल संकल्पना पढ़ेंगे। फिलहाल पहले इसे यूनिफाइड से व्यक्त करते हैं, ग्राम से भी व्यक्त करते हैं। ग्राम में लिया गया परमाणु भार द्रव्यमान होता है, ग्राम परमाणु भार होता है वो। और अगर एटॉमिक मास यूनिट इकाई जब लेते हैं तो उसको यू से व्यक्त करते हैं, यूशिया नहीं होता है, यूनिफाइड। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अपन जैसे अन्य उदाहरण लेते हैं, दूसरा कोई भी उदाहरण, ये उदाहरण नंबर 1 हो गया। जैसे अपन बात करते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4, तो इस कॉपर सल्फेट का हमें आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो देखिए, कॉपर का जो द्रव्यमान हुआ आपने पढ़ा, परमाणु द्रव्यमान वो है 63.5। कॉपर का यहाँ परमाणु की संख्या 1 है, प्लस सल्फर का आपने पढ़ा 32 होता है, लेकिन सल्फर का परमाणु कितना है? 1। ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान एक परमाणु का 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 4। तो 63.5 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 2 6 6 3 9, ये 0.5 तो आ ही जाएगा।
और 6 और 3 9, 9 और 6 15, तो ये हो जाएगा 159.5। यूनिफाइड में ले तो यूनिफाइड में, और ग्राम में ले तो जी में लेंगे। परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करेंगे तो ग्राम परमाणु भार कहलाएगा, ग्राम अणु भार कहलाएगा। और यदि ग्राम में व्यक्त नहीं करेंगे तो फिर यूनिफाइड में व्यक्त करेंगे अपन, एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई। इस प्रकार से परमाणु द्रव्यमान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना जरूरी होता है। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, जिन्हें हल करने में काम आता है। इसी प्रकार मान के चलो आपको ऐसे नहीं ज्ञात करवा के कोई और इसमें क्रिस्टलीय के अणु अलग से जोड़ दे, वो ज्ञात कराए। जैसे अपन CaSO4.2H2O ज्ञात करते हैं। दोस्तों ये कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम जिसे कहते हैं। इसका हमें आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो अभी पढ़ा, कैल्शियम का अपने एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 40 गुणा परमाणु की संख्या 1 ही है, प्लस सल्फर का होता है 32, सल्फर का परमाणु 1 है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 4, प्लस दोस्तों अब यहाँ .2H2O अलग से जुड़ा है। तो ये जो जल का अणु है, इसका जो द्रव्यमान है वो 2 से गुना है, यानी 2 अणुओं का द्रव्यमान है यहाँ। तो 2 इंटू हाइड्रोजन का होता है 1 गुणा 2 प्लस 16 इंटू 1, इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों 40 एकम 40 प्लस 32 एकम 32 प्लस 16 चौका 64 प्लस ये हो जाएगा 2 गुणा दोस्तों 2 प्लस 16 यानी होगा 18। तो ये हो गया 40 32 64 जोड़ देंगे 6, ये हो जाएगा दोस्तों 6 3 9, 9 4 13, 136 प्लस 18 दूना 36। तो दोस्तों ये हो जाएगा 6 36 2 72, 172 यूनिफाइड, यदि ग्राम में व्यक्त करें तो ग्राम। इस प्रकार से किसी भी अणु का, यौगिक का आप आणविक द्रव्यमान या उसका मोलर द्रव्यमान, 1 मोल की मात्रा का द्रव्यमान जो होगा वो मोल संकलन में पढ़ेंगे, आणविक द्रव्यमान की आप गणना कर सकते हैं। दोस्तों कई यौगिकों में किसी तत्व के अणु उपस्थित न होकर उसमें उस तत्व के कुछ तत्वों के जो धनात्मक और ऋणात्मक भाग जुड़े होते हैं, अलग से आणविक इकाई उपस्थित न होकर उस अणु में उस तत्व के धनायन और ऋणायन मौजूद होते हैं। उस यौगिक का, उस अणु का अमन को आणविक द्रव्यमान न ज्ञात करके और उसका सूत्र द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है, मास ऑफ फॉर्मूला, यानी कि सूत्र द्रव्यमान, फॉर्मूला मास निकाला जाता है उसका। तो अपन अब कुछ यौगिक हैं या अणु हैं जिनका अपन को अणु भार नहीं ज्ञात करके और उसका सूत्र भार निकाला जाता है। सूत्र द्रव्यमान, मास ऑफ फॉर्मूला। दोस्तों मैं अभी बता चुका हूं, कुछ यौगिकों में परमाणु या तत्व हैं वो अणुओं के रूप में विद्यमान न होकर और वो धनात्मक एवं ऋणात्मक इकाइयों के रूप में विद्यमान होते हैं, धनात्मक एवं ऋणात्मक इकाइयों के रूप में उसमें विद्यमान रहते हैं। तो उन यौगिकों को हमको आणविक द्रव्यमान न ज्ञात करके और उसका सूत्र द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो
जैसे अपन बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, जिसमें Na धनायन और क्लोरीन ऋणायन के रूप में होता है क्लोराइड, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, ये दोनों विद्यमान होते हैं धनायन और ऋणायन के रूप में। तो इनका अणुभार नहीं ज्ञात करके हमको सूत्र भार ज्ञात करना होता है। लेकिन दोस्तों ज्ञात करने की विधि वही होती है, सोडियम का आपने पढ़ा परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। सोडियम के यहाँ जो परमाणुओं की संख्या है वो 1 है, इसलिए इसका द्रव्यमान 23 रहेगा। प्लस क्लोरीन का आपने पढ़ा 35.5 और इसका जो धनायन है क्लोरीन का वो 1 ही है, इसलिए ये हो जाएगा 58.5 ग्राम। तो ये ग्राम सूत्र भार हुआ। यदि ग्रामों में व्यक्त करते हैं सूत्र भार को तो ग्राम सूत्र भार हुआ, और अणुभार को यदि अपन ग्राम में व्यक्त करेंगे तो ग्राम अणुभार हुआ। इसी प्रकार परमाणु भार या द्रव्यमान को अपन भार में वो ग्राम में व्यक्त करेंगे तो उसको ग्राम परमाणु भार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स इस टाइप के और उदाहरण देके बता रहा हूं, तुम्हें आसानी रहेगी उन्हें करने में। आपको मैंने बताया अनुसार ये 10-5 जो तत्व हैं उनके परमाणु भार आपको ज्ञात करने हैं, याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, याद रहेंगे, न्यूमेरिकल्स हल करने में बहुत आसानी रहेगी। देखिए जैसे अपन बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है MgCl2 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो हल में सबसे पहले अपन को वो अणु लिखना है जिसका हमें ज्ञात करना है, उसके बाद में प्रक्रिया शुरू करनी है। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान आप जानते हो 24 होता है, और मैग्नीशियम के यह परमाणुओं की संख्या 1 है, प्लस क्लोरीन का अभी पढ़ा आपने 35.5 होता है, लेकिन क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या यहाँ 2 है। तो 24 से कम 24 प्लस डबल करेंगे 35.5 को, ये हो जाएगा 71। तो ये हो जाएगा 1 और 4 5, 7 और 2 9, 95 ग्राम। यदि ग्राम में व्यक्त करेंगे तो ग्राम अणुभार हो जाएगा, और यदि नहीं करेंगे तो उसको अपन अणुभार ही बोलेंगे और उसे यूनिफाइड में व्यक्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बड़ी आसानी से हल हो जाएंगे यदि हमें परमाणु द्रव्यमान ज्ञात हो गया तो। कुछ तत्वों के और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों इसी प्रकार का अन्य कोई उदाहरण। जैसे अपन मान के चलो अपन को कोई भी उदाहरण दे दिया जाए, जैसे अपन ये ले रहे कॉपर मैग्नीशियम सल्फेट की बात करते हैं, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। दोस्तों हल करेंगे दोबारा से, MgSO4 लिख दिया अपन ने। मैग्नीशियम का अणु परमाणु भार आपने पढ़ा 24 होता है, मैग्नीशियम का परमाणु यहाँ 1 है, सल्फर का परमाणु भार 32 होता है, लेकिन सल्फर का यहाँ अणु 1 परमाणु 1 है, और ऑक्सीजन का दोस्तों 16 होता है, और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या यहाँ 4 है। 24 से कम 24 प्लस 32 से कम 32 प्लस 16 चौका 64, सबका योग कर देंगे दोस्तों। 4 4 8 2 10, 6 और 1 7, 7 और 3 10 और 2 12, 120 यूनिफाइड हो जाएगा अगर अपन परमाणु द्रव्यमान इकाई में व्यक्त करेंगे, और यदि इसे ग्राम में व्यक्त करेंगे तो ग्राम आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अन्य उदाहरण लेते हैं अपन।
एक दो उदाहरण और करते हैं। देखिएगा, जैसे अपन नीला थोथा की बात करते हैं, नीला थोथा जो होता है, आपको जैसे फॉर्मूला न दे वो, और नीला थोथा का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कराए, आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों हमें नीला थोथा का फॉर्मूला आना चाहिए। हल में नीला थोथा का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O, यानी कि कॉपर सल्फेट के एक अणु में 5 अणु जल के होते हैं। तो दोस्तों इसका अपन को निकालना है आणविक द्रव्यमान। मैंने बताया कॉपर का जो द्रव्यमान होता है Cu का वो 63.5 होता है, और कॉपर का जो परमाणु है वो यहाँ 1 है, प्लस सल्फर का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 32 होता है, और सल्फर का परमाणु यहाँ 1 है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या यहाँ 4 है। ये तो अपन को यहाँ तक हो गया। दोस्तों जल का जो अणु है इसकी संख्या है 5 है, प्लस 5 इंटू जल का अणु, जल का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो एक साथ मैं लिख देता हूँ, 2 हाइड्रोजन के और 16 ऑक्सीजन के। तो यहाँ हो गया 63.5 प्लस 32 एकम 32 प्लस 16 चौका 64 प्लस 18 पंजो 90। दोस्तों सबका योग कर देंगे, 4 2 6 6 3 9 9 और 6 15 15 और 3 18 18 और 6 24 249.5 ग्राम हो जाएगा। ग्राम योग कर लें ध्यान से। दोस्तों अगर अपन इसको ग्राम में व्यक्त करेंगे तो ग्राम आणविक द्रव्यमान हो जाएगा, और यदि ग्राम में नहीं व्यक्त करेंगे तो उस समय अपन केवल इसको आणविक द्रव्यमान कहेंगे, और इसकी इकाई होगी यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। इस प्रकार से हम दोस्तों परमाणु द्रव्यमान एवं आणविक द्रव्यमान संबंधी गणनाएं कर लेंगे। बड़ा सरल है दोस्तों। अच्छा लगे तो शेयर करें,